देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, कहा जाता है कि बिच्छू एक ऐसा जीव है जो जन्म लेते ही मां को खा जाता है। वही हाल मोदी और आरएसएस का है। बीजेपी के अंदर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। आशंका यह है कि 4 जून को मोदी के खिलाफ बीजेपी में महाविद्रोह शुरू होगा। आपको अब तक खबर का पता लग चुका है कि आरएसएस और बीजेपी अलग हो गई है, लेकिन अंदर की कहानी यह है कि 4 जून की रात को नरेंद्र मोदी के खिलाफ आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज एकजुट होंगे और विद्रोह करेंगे। और वो विद्रोह नरेंद्र मोदी को कहां तक पहुंचाएगा, ये सवाल है। आपको दोस्तों आरएसएस और बीजेपी के बीच जो अभी मामला चल रहा है उसका हाफ ट्रूथ, सिर्फ और सिर्फ हाफ ट्रूथ के बारे में पता है, बट द होल स्टोरी आप सुनेंगे तो सोचेंगे कि मोदी जी का कोई अपना हो ही नहीं सकता। मोदी का कोई सगा नहीं, ऐसा कोई है नहीं जिसे मोदी ने ठगा नहीं। जिस आरएसएस ने मोदी को दिल्ली की कुर्सी पर बिठाया, उसी आरएसएस को निगलने की मोदी की प्लानिंग आज की इस एपिसोड में आपको अशोक वानखेड़े जी बताएंगे। सवाल यह है कि 4 जून के बाद आरएसएस को क्या नरेंद्र मोदी निगल जाएगा या आरएसएस मोदी को पूरी तरह से निपटा देगा। ये सवाल ये भी है कि क्या नरेंद्र मोदी के साथ साथ अमित शाह का भी सूपड़ा साफ हो जाएगा। इसमें दूसरा ऑप्शन जो है उसके चांसेस होने के चांसेस सबसे ज्यादा है, क्योंकि बीजेपी में स्थिति अच्छी नहीं है। नागपुर दरबार और दिल्ली दरबार के बीच क्या बहस चल रही है जिसका बुरी तरह से असर 4 जून के नतीजे पर होगा। इसका खुलासा अशोक वानखेड़े जी करेंगे। तो चलिए सीधा बिना देर करे अशोक वानखेड़े जी का मैं रुख करती हूँ। तो वानखेड़े जी, स्वागत है आपका देशनीति के मंच पर फिर एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने, आरएसएस ने पहले ही चुनाव से पहले हाथ खींच लिए थे, इस चुनाव की बात की जाए तो। लेकिन अब मामला क्यों इतना बिगड़ गया कि भारतीय जनता पार्टी को ऑफिशियली अनाउंसमेंट करने की जरूरत पड़ रही है कि बीजेपी और आरएसएस अब अलग है। देखिए आदित्य जी, इसके लिए मैं तुम्हें थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ। नरेंद्र मोदी जब गुजरात में मुख्यमंत्री थे, तब भी जो गुजरात की इकाई थी आरएसएस की, उनका और नरेंद्र मोदी जी का कभी भी ठीक नहीं हुआ। वो संबंध तब भी खराब थे। अशोक सिंघल से उनके संबंध खराब रहे, विश्व हिंदू परिषद के काफी लोगों से उनके संबंध खराब रहे। और ऐसा नहीं कि नरेंद्र मोदी एकदम ब्लू आइड बॉय थे संघ के, कभी नहीं रहे। लेकिन संघ में आप यदि देखिए तो जनसंघ और उसके बाद में भाजपा, ये संघ से निकली हुई, जनसंघ से भाजपा बनी और जनसंघ संघ से निकला। तो रज्जू बाबू जब तक संघ के सरसंघ चालक थे, तब तक एक बैलेंस था कि सीनियर लोग संघ में थे और जूनियर लोग, अटल जी और अडवाणी जी जूनियर थे। रज्जू बाबू के जाने के बाद जितने भी संघ चालक आए, वो 1 या 2 तो समकक्ष थे इनके, अटल जी और अडवाणी जी के, और उसके बाद में अडवाणी जी से जूनियर लोग, अटल जी से जूनियर लोग संघ में आने लगे। आपको थोड़ा सा यदि आप पीछे जाएंगे तो अटल जी की और संघ की भी कई बार नोकझोंक हुई है इसको लेके, क्योंकि बट नेचुरल है कि संघ, अटल जी को भी ये लग रहा था कि भाई जो अभी सरसंघ चालक है तो मेरे सामने आया संघ में, मेरे बाद प्रचारक बना। तो वो जूनियरिटी सीनियरिटी की वजह से जो संघ में जाके शरणम गच्छामि या संघ में जाके आदर देना था, वो कहीं ना कहीं मिलना बंद कर दिया था। और जब मोहन भागवत जी आ गए तो गैप इतना बड़ा था कि जब अडवाणी जी संघ में थे और राजस्थान के प्रभारी प्रचारक थे, तब मोहन भागवत पहली बार शाखा में गए थे, अकोला में, महाराष्ट्र में। इतना गैप है। तो आप अडवाणी जी से अपेक्षा नहीं कर सकते हो कि वो संघ पे जाके नमस्ते करके आदेश लें। लेकिन संघ का भी सोच ये था कि सरसंघ चालक, क्योंकि संघ में यदि आप देखेंगे सरसंघ चालक ये महत्वपूर्ण होते हैं।
वो जो व्यक्ति बैठता वो व्यक्ति महत्व नहीं है। संघ में कभी व्यक्ति पूजा नहीं होती। आपने इतने सारे संघ चालक देखे, गुरु गोलवाल जी से लेके हेगड़े जी से लेके तमाम, हेगड़ेवार जी से लेके तमाम, लेकिन कोई किसी को हीरोइज्म करके नहीं देखता। किसी संघ चालक को हीरो या भगवान का दर्जा नहीं देते। कोई सरसंघ चालक सेलिब्रिटी स्टेटस नहीं लेता। वो एक पद है और उनका ये मानना था संघ का कि जो पद की गरिमा है वो सारे पद संघ के आउटफिट्स ने रखनी चाहिए। भले ही पॉलिटिक्स से कोई संघ का लेना देना नहीं है, लेकिन भाजपा ये संघ के ऊपर ही टिकी हुई है। इसीलिए एक प्रयास शुरू किया कि अडवाणी जी को, अटल जी तो रिटायर्ड हो ही गए, अडवाणी जी को भी घर भेजना था। फिर राजनाथ सिंह जी की ड्यूटी दी, राजनाथ सिंह जी को अध्यक्ष बनाया गया। राजनाथ सिंह ये काम नहीं कर पाए, फिर गडकरी जी को भेजा गया। गडकरी जी थोड़े सॉफ्ट थे तो उन्होंने बड़े प्यार से अडवाणी जी को इतना व्यवस्था समझा दिया था कि अब अडवाणी जी आपको रिटायर्ड होना होगा, आप सम्मानजनक तरीके से रिटायरमेंट ले लीजिए, आपका पूरा सम्मान रखा जाएगा। और अडवाणी जी इस बात को मान भी गए थे क्योंकि वो भी संघ से ही निकले थे, तो उनको वो समझ आ गया था कि ये एक है, एक डिस्पेरेंसी है। और उसके बाद जब दूसरा टेन्योर गडकरी को देने के लिए बीजेपी के संविधान में बदलाव किए गए, तो जो अडवाणी जी के साथ D4 लोग थे, वेंकैया नायडू भी थे उसमें, अरुण जेटली भी थे उसमें, अनंत वो भी थे उसमें, तो ऐसे जो लोग थे, इन लोगों को लगा कि अडवाणी जी तो रिटायर हो जाएंगे, हमारा क्या होगा, हम तो अडवाणी जी की वजह से जाने जाते हैं, हमारी दुकान बंद हो जाएगी। और उनको लगा कि गडकरी सेकंड टर्म यदि अध्यक्ष बनते तो फिर प्राइम मिनिस्टर के दावेदार भी होंगे। तब उन्होंने रातों रात गडकरी के वो पूर्ति पे रेड हो गई, ये हो गई, वो हो गई। गडकरी ने गुस्से में चुनाव लड़ने से मना कर दिया। फिर क्राइसिस आ गए तो फिर टेम्पररी तौर पे स्टॉप गैप के लिए फिर राजनाथ जी को अध्यक्ष बनाया। तब संघ को लगा कि कोई कड़ा आदमी लाना पड़ेगा जो अडवाणी जी को घर भेजेगा, और फिर उन्होंने सामने लाया नरेंद्र मोदी का नाम। कांटे से कांटा निकलता है। नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल वैसा ही किया क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को अपनी भी एक अभिलाषा थी, उन्हें भी अनडिस्प्यूटेड किंग रहना था, उन्हें भी कोई पूछने वाला नहीं चाहिए था। तो उन्होंने अनसेरेमोनियसली घर बिठा दिया इन सब तमाम सीनियर लोगों को। इसमें संघ का तो पर्पस सॉल्व हुआ, लेकिन संघ ने एक दूसरा बड़ा, उससे भी बड़ा संकट पैदा किया। उनका नाम था नरेंद्र मोदी। मोदी जी और संघ के बीच में कोई वार्तालाप नहीं, कोई ये नहीं है। जो जितने मैं संघ को जानता हूँ, जो मेरे सोर्सेस है, जब भी संघ चालक, सरसंघ चालक दिल्ली आते थे, पीएम ऑफिस बाकायदा इंफॉर्मेशन होती थी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने कभी तस्दीक नहीं ली संघ सरसंघ चालक से बात करने की, कभी नहीं की। और ये दूरियां बढ़ती रही, कई डिसीजन वो अपने लेते रहे। संजय जोशी को लेके संघ संजय जोशी को एडजस्ट करना चाहता था और किसी भी हालत में संजय जोशी को मतलब इतना तकलीफ संजय जोशी को देना कि संजय जोशी को यदि किसी ने रहने के लिए घर दिया तो उस घर का बिजली पानी तक काटवाना, ये तक काम शुरू हुआ। इतना नफरत का गेम शुरू हुआ। फिर भी संघ को लग रहा था कि चलो एक बीजेपी की सरकार है, हिंदुत्व के कुछ काम हो रहे, ये हो रहे। लेकिन जब संघ के सर के ऊपर से पानी जाने लगा, संघ को यह भी डर लगने लगा कि कहीं संघ के ऊपर इसी और नहीं बिठा दे, चुनाव आयोग कब्जे में, ये कब्जे में, वो कब्जे में। कल मोदी जी कहेंगे कि भाई संघ के जो वसूल थे, जिसके लिए संघ बना, वो आप सब वायलेट कर रहे हो। संघ की स्थापना जिस काम से हुई थी। और कहीं ना कहीं जो मोदी जी के नजदीक के लोग हैं, जो मोदी जी को बहुत सालों से जानते हैं, उनसे भी जब बातचीत होती है तो एक सुर उमड़ता है कि मोदी जी स्वयं ओबीसी क्लास से आते हैं, कहीं ना कहीं ब्राह्मणत्व के लिए उनके मन में एक टीस है। उन्हें ये टीस ये भी है कि क्योंकि ब्राह्मणी क्यों सरसंघ चालक होते हैं। एक रज्जू बाबू छोड़ा तो सब तो एक लाइन से चितपावन ब्राह्मण। ये तमाम बातों का, और फिर उम्र के हिसाब से देखा जाए तो मोदी जी की उम्र ज्यादा है। तो फिलहाल अभी मुश्किलें इतनी बढ़ क्यों गई? क्या नरेंद्र मोदी खुद को भगवान मानने लगे?
या वो एक मुश्किलें इसलिए, डिक्टेटरशिप की ओर देखिए, आगे बढ़ रहे मुश्किलें हैं? इसलिए, आदित्य जी, मुश्किलें इसलिए बढ़ गई है क्योंकि संघ हमेशा सामूहिक नेतृत्व की बात करता है। भारतीय जनता पार्टी चाल चरित्र चेहरे वाली पार्टी थी, वो सामूहिक नेतृत्व की बात करते। आपने 2024 के चुनाव में कहीं भाजपा, ये नाम सुना है? भाजपा की सरकार, भाजपा का मैनिफेस्टो, भारतीय जनता पार्टी नहीं है, मोदी है, मोदी की सरकार, मोदी की गारंटी। और मोदी जी को अब ये लगने लगा कि वो भगवान का अवतार हो गया। उन्होंने कहा कि मैं बायोलॉजिकल, मुझे लगा मेरी माँ जिंदा थी तब तक कि मैं बायोलॉजिकल जन्म लिया है मैंने, लेकिन अब मुझे महसूस होने लगा कि मुझे भगवान ने डायरेक्ट भेजा है ऊपर से। वही सवाल है अब कि वो, क्या नरेंद्र मोदी अब आम जनता को इस तरह से मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं भगवान का अवतार हूं, शायद मैं कल की अवतार हूं, कलयुग का। हमारे हमारे देश में आसाराम बापू भी बोलता है कि मैं भगवान, रजनीश आचार्य भी बोलते थे मैं भगवान। ये तो भगवानों की धरती है, यहाँ एक से एक भगवान पैदा होते हैं। कोई अभी एक, कोई और एक, कोई भगवान हो, कोई एक भगवान तो है जो रुद्राक्ष बांटता है, एक भगवान पर्ची पे कागज पे उठा उठा के कुछ बताता है आपका क्या है। स्वयं भगवान बहुत ही, यहाँ पे सत्य साई बाबा भी भगवान हो गए। तो उसी परंपरा में एक भगवान और हमने राजनीति में देख लिया। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जरूरत से ज्यादा सत्ता एकीकरण होना, एक ही आदमी के हाथ में सत्ता आने से दिमागी संतुलन रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। और 2024 के उनके भाषणों का यदि किसी साइकेट्रिस्ट से आप यदि विश्लेषण करवाएंगे तो वो 100% कहेगा कुछ ना कुछ केमिकल लोचा है इसमें। क्योंकि वो एक दिन कहते हैं कि बाबरी ताला लग जाएगा मस्जिद पे, और जिसने अपनी जिंदगी पूरी 2014 से लेके चाटुकारिता करने में लगा दी, अमीश देवगन जैसे बड़े पत्रकार, पत्रकार तो हो, पत्रकार, हम अपने आप को पत्रकार नहीं कहते ना आदिति, आप पत्रकार, क्योंकि यदि अमीश देवगन पत्रकार है तो हम कहां से पत्रकार हो गए। पूरा जीवन जिसने लगा दिया होगा भटिती करने में, उनने ये सवाल इसलिए पूछा कि उनको लगा कि कांग्रेस को गाली देने का एक अच्छा चांस साहब को मैं दूंगा। इसलिए उन्होंने कहा कि आपने कहा था सर कि यदि कांग्रेस सत्ता में आएगी तो राम मंदिर पे बाबरी ताला लग जाएगा। गुस्से में आ गए प्रधानमंत्री, उन्हें कहा आपके शब्द मेरे मुंह में मत डालिए, ऐसा कभी नहीं कहा मैंने। उनको लगा बाप रे, मैंने कौन सी सेवा में कमी कर दी, बेचारा रात भर सोया नहीं होगा। वैसी एक मोहतरमा जिसने अपनी पूरी पत्रकारिता मोदी जी की जय जयकार करने में लगा दी, उनको मोदी जी ने कहा कि गांधी परिवार की आप लोग बहुत चिंता करते हैं, पता नहीं आपकी क्या मजबूरी है, गांधी परिवार करते रहते हैं। क्या यही वजह उसने है कि भी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है वो नरेंद्र मोदी से अभी जो है, उन्होंने पहले भी कहा था कि अगर ये चुनाव भी नरेंद्र देखिए, मोदी और हिंदुत्व के तीन राज्यों के मुख्यमंत्री बने, संघ को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। हरियाणा में जो होता है अभी आजकल, संघ को कोई पूछता नहीं, तो संघ ने भी इनको नहीं पूछा। तो जब दो फेज में इन्होंने अपनी दुर्गति होती हुई देखी तो ये संघ को मिलने नागपुर चले गए, रात भर रुके। पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद रात को नागपुर में हॉल्ट हुआ है, लेकिन संघ ने मिलने से मना कर दिया। जब संघ ने मिलने से मना कर दिया तो अब इसके बाद बचता क्या है? फिर आखिरी जब होता है आदमी, अब एक कहावत है कि आप शेर के सामने खड़े हो, आपने कहा बाप जी, शेर जी, आपके चरण छूता हूं मेरे भगवान, मेरे खुदा, तो भी शेर आपको खाता है। और जोर से गाली देके देखो शेर को, तो भी शेर आपको खाएगा, लेकिन मरते समय सेटिस्फेक्शन होगा कि मैंने शेर को गाली दी। उस स्थिति में भाजपा आ गई है। अब कितना भी हाथ पैर जोड़ो, संघ मानने वाला नहीं है, तो आप बोल दो कि मेरी जरूरत ही नहीं संघ की, ना बोलने से भी साथ नहीं दे रहा है, तो बोल ही तो जरूरत नहीं है, हो सकता है डर के मारी दे दे। पंकज जी, आपको क्या लगता है
जी, अगर भारतीय जनता पार्टी 230, 250 पर अटक जाती है, मोदी जी का रथ वहां पर अगर थम जाता है, तो आरएसएस ही क्या मास्टर प्लानर बनेगा कि आगे चल के दिल्ली नहीं की नहीं, गद्दी कौन आरएसएस को संभालेगा मास्टर उसके लिए? प्लानर बनने की जरूरत ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी में आज भी सांसदों में बहुत बड़ा एक तबका है, मोदी जी के समर्थन से ज्यादा बड़ा तबका संघ समर्थक है। संघ ने इशारा करने पे एक विद्रोह होगा भाजपा में। 230, 235 पे सवाल पूछे जाएंगे कि पार्टी की इतनी दुर्गति इसलिए हुई कि आपने किसी को पूछा नहीं। आपने जब टिकट बांटे तो किसी को पूछा नहीं, आपने किसी को विश्वास भी नहीं दिया। आपने भाजपा को नहीं बेचा, सिर्फ मोदी मोदी करते रहे। नाउ यू टेक द ऑनर्स ऑफ डिफीट, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिफीट, और आप साइड को हटिए। मोदी जी के पास गुजरात के 26 लोग ही तो होंगे ना, और जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं है वो समय देख के सबसे पहले बोलेंगे। और आप भी ताज्जुब करोगे कि अरे इन्होंने तो 10 साल तक मोदी जी की सेवा की, आज मोदी जी के खिलाफ खड़े हो गए। क्योंकि उनको अपने 10 साल की सेवा नहीं, आने वाले 10 साल सिक्योर करने। तो यदि भाजपा में आप विरोध के स्वर तो क्यों नहीं उठेंगे? विरोध के स्वर बिल्कुल उठेंगे। क्या वसुंधरा जी चुप रहेगी? क्या येदियुरप्पा जी चुप रहेंगे? क्या गडकरी जी चुप रहेंगे? क्या राजनाथ चुप रहेंगे? राजनाथ भी बहुत भरे हुए हैं। क्या सोनवाल जी चुप रहेंगे? श्याम सुंदर दास चुप रहेंगे? कई लोग हैं जो चुप नहीं रहेंगे। शिवराज सिंह चौहान चुप रहेंगे? लेकिन क्या लगता है, जैसे अडवाणी जी को हटाने के लिए नरेंद्र मोदी को लाया गया था, उस हिसाब से आरएसएस किसे इस बार ला सकती है नरेंद्र मोदी को कोई भी, हटाने के लिए? देखिए सिंपल सी इक्वेशन है अदिति जी। 235 पे यदि बीजेपी अटकती है तो फिर इसको 280 करने के लिए जो 50 सीटों का जुगाड़ जो करेगा, वो भी तो उस आदमी में ये भी तो देखना पड़ेगा जिसके जिसके पीछे 50 लोग खड़े होंगे। हम्म। बाकी राजनीतिक नए नए एनडीए का गठन होगा। वर्तमान एनडीए तो मजाक है। वर्तमान एनडीए में सिर्फ बीजेपी है और बाकी कुछ नहीं। एक है आपके नीतीश बाबू, वो तो पता नहीं 4 तारीख के बाद किधर जाएंगे। और सुशील कुमार, और दूसरा है हमारे एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के, जिनके पास 13 सीटें, उनके पास 3 भी रहने वाली नहीं है। बाकी तो एक एक दो दो वाले हैं, और 14-15 तो बिना मेंबर वाले ही है। चंद्रा बाबू का रिकॉर्ड रहा है, जिसके साथ मिलकर चुनाव लड़ा उसके साथ कभी सरकार नहीं बनाई। तो वेयर इज एनडीए? सो देयर विल बी न्यू एनडीए। गडकरी जी का नाम यदि सामने आता है तो महाराष्ट्र की 48 सीटें सामने हो जाए, पीछे हो जाएगी। मराठी अस्मिता का सवाल है। और महाराष्ट्र में ने जब प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति बनी तो सारे अक्रॉस द पार्टी लाइन, सारे महाराष्ट्र की एमएलए और सारे महाराष्ट्र के एमपी प्रतिभा पाटिल के पीछे खड़े थे। तब तो बाल ठाकरे थे, तो उन्होंने कहा कि हम प्रतिभा जी का साथ देंगे, और भैरव सिंह शेखावत को चुनाव हारना पड़ा। उन्होंने कहा नहीं भैरव सिंह शेखावत जी, इसमें बीजेपी और विचारधारा नहीं, इसमें महाराष्ट्र की अस्मिता है। तो महाराष्ट्र को यदि पहला प्रधानमंत्री बनने जाएगा तो 48 सीटें पीछे खड़ी हो जाएगी। तो 30-35 सीटों का तो गेन वहां से होगा। बंगाल की पूरी ममता अपनी सीटें लेके साथ में खड़ी हो जाएगी। फिर ये मत भूलिएगा अदिति जी कि शरद पवार और गडकरी जी के बहुत अच्छे संबंध है। फिर शरद पवार क्राइसिस मैनेजर करके आएंगे सामने। क्या आरएसएस को, आखिरी सवाल इसी से मैं खत्म करना चाहूंगी इस एपिसोड को, कि क्या आरएसएस को क्षेत्रीय दलों की तरह यह समझ में आने लगा था कि अगर नरेंद्र मोदी को, या आने लगा है, अभी तक तो नतीजे आए नहीं, कि अगर नरेंद्र मोदी की वापसी होती है तो आरएसएस जो है पूरी तरह से, गुजरात लॉबी जो है आरएसएस को निपटा देगी? प्रधानमंत्री जी ने किसी बहुत ही नजदीकी व्यक्ति को कहा था कि डर से ही राज किया जाता है, डरा के ही राज किया जाता है। लेकिन जब ज्यादा डरने लगते हैं तो यही डर प्रेशर कुकर में प्रेशर को फाड़ देता है। आपने जो सवाल पूछा उसी में जवाब है। और आरएसएस
और भारतीय जनता पार्टी जब आमने सामने है, इसका पूरा का पूरा फायदा जो है कहीं ना कहीं ये जो महागठजोड़ है, महागठबंधन है, उसे राजनीतिक तौर पर पहुंचेगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं। आज के डेट में यदि महागठबंधन के कई नेताओं से जब मेरी बात होती है, दे आर नॉट कीन टू फॉर्म द गवर्नमेंट, दे वांट टू सेव द डेमोक्रेसी एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। सरकार बनाना ही मुद्दा नहीं है, सरकार बन सकती है बाय प्रोडक्ट लेके, लेकिन मुख्य लड़ाई देश का संविधान और लोकतंत्र बचाने का है, जो एक तानाशाही मोड़ पे जा रहा है। जी वानखेड़े जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।